हम आधुनिक भारत का द्वितीय खंड पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत का प्रथम खंड। प्रथम खंड में हम 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पढ़ा था, फिर उत्तरार्ध पढ़ा, समाप्त कर लिया। अब एक अलग डायमेंशन से हम सोचते हैं। अब तक हमने 18वीं शताब्दी पढ़ ली कि किस प्रकार चीज़ें आई, कंपनी आई, कैसे संघर्ष हुआ, क्या हुआ। एक छोटा सा हमने एक सिनॉप्सिस बना लिया उपनिवेशवाद की। हमें उपनिवेशवाद का अगर रिवीजन करना है, उपनिवेशवाद को हमें थोड़ा सा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि चीज़ें हमें याद रहें। तो उपनिवेशवाद मूलतः 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है वाणिज्यिक चरण। उपनिवेशवाद की शुरुआत लगभग 1857 से 1947 तक मानी जाती है और इसमें प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण में से 1813 है। द्वितीय चरण औद्योगिक चरण जो कि 1813 से 1857 तक माना जाता है और तृतीय चरण वित्तीय चरण 1858 से 1947 तक नोटिफाइड किया जाता है। वास्तविकता में उपनिवेशवाद क्या होता है ये हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक ढांचा है, एक आर्थिक संबंध है जो मातृ देश और उपनिवेश देश जो होता है, जैसे मातृ देश हो गया इंग्लैंड और उपनिवेश हो गया भारत। आर्थिक संबंध का एक ढांचा है उपनिवेशवाद जो मातृ देश के लाभ पर टिका होता है। उपनिवेशवाद के जो पीरियड होता है 1857 से 1947 तक का, 1757 से, उसमें सारी नीतियां मातृ देश के लाभ को केंद्र में रख के बनाई जाती हैं, सारी नीतियां। अब बात आती है वाणिज्यिक चरण की। वाणिज्यिक चरण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक नोट पढ़ लेते हैं जिसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। सहायक संधि एक्चुअली में क्या थी? 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब चीजें बदलने लगी और बाद में आकर जब वो युद्ध कर करके अंग्रेजी कंपनी जो है अपनी सत्ता स्थापित करने लगी, तो वो एक समय ऐसा आया कि युद्ध से थक गई। क्यों? क्योंकि हमें मूल भूलना नहीं है, ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, न कि एक साम्राज्यवादी या आक्रमणकारी या युद्धरत रहने वाली कंपनी। उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, युद्ध उनकी मजबूरी थी। क्यों युद्ध मजबूरी क्यों थी? कि युद्ध न करते तो हम पीछे पड़ चुके हैं, हम उस पर डिस्क्राइब में नहीं जाएंगे। युद्ध क्यों करना पड़ा, क्या हुआ, युद्ध के परिणाम क्या निकले। बात सहायक संधि। अर्ल ऑफ मिंटो को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि के उद्देश्य क्या है, अवयव क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। सहायक संधि का उद्देश्य है ब्रिटिश रेजिमेंट भारतीय राज्यों के खर्चों पर रहे। दूसरा उद्देश्य है भारतीय राज्यों की विदेश नीति का निर्धारक ब्रिटिश रेजिमेंट करे। तीसरा उद्देश्य अवयव है किसी भी अन्य विदेशी कंपनी के साथ भारतीय राज्यों का कोई संबंध न हो, उसे रोकने के लिए सहायक संधि लाई गई। सहायक संधि के परिणाम क्या निकले? ये तीनों लक्ष्य हासिल किए गए कि भारतीय राज्यों के खर्चों पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखी गई, ये परिणाम है सहायक संधि के। भारतीय राज्यों की जो विदेश नीति है किसी और राज्य से उन्हें, क्योंकि सभी राज्य विखंडित थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते थे, अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, एक दूसरे से संधियां करते, तो अंग्रेजों के लिए समस्याएं खड़ी होती, क्योंकि वो मजबूत हो जाते। तो ऐसी विदेश नीति को, डिप्लोमेसी को नियंत्रण अंग्रेजों ने कर लिया और किसी भी अन्य डच, फ्रांस, पुर्तगीज, इन किसी भी कंपनी के साथ भारतीय राज्यों के संबंध को तोड़वा दिया, बंदिशें लगा दी कि वो किसी तीसरी कंपनी के साथ, दूसरी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे। सबसे खास परिणाम जो निकला सहायक संधि का वो ये निकला कि भारतीय राज्यों का जो विद्रोह की संभावना थी वो खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई दोस्तों? भारतीय राज्य विद्रोह कर सकते थे, लेकिन अगर अंग्रेजों की सेना जो राज्य विद्रोह कर रहा है उसी में है, वही सेना उस राज्य की नीतियां चला रही है, वही सेना उस राज्य की विदेश नीति को नियंत्रित कर रही है, तो उस राज्य के द्वारा विद्रोह करना असंभव हो गया, नामुमकिन हो गया। बहरहाल ये बात अलग है कि 1857 का विद्रोह उन्हीं राज्यों में ज़्यादा पाया गया जहां अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी रेजिमेंट ज़्यादा पाई जाती थी। जो स्वतंत्र राज्य थे, जहां का राजा ही प्रजा पर शासन कर रहा था, जो कि भारतीय देशी रियासत था, वहां विद्रोह की संभावना, विद्रोह की फ्रीक्वेंसी बहुत नगण्य पाई गई। ये नेगेटिव रहा अंग्रेजों के लिए, लेकिन शुरुआत में उन्हें वो सफल रहे सहायक संधि के द्वारा कि संभावना कम हो गई। दूसरा सबसे अधिक परिणाम यह निकला कि ब्रिटिश क्षेत्र युद्ध से मुक्त हो गया। सहायक संधि के बाद और 1857 तक लगभग ब्रिटिशों को
कोई खास युद्ध नहीं करने पड़े। उन्होंने अपनी जो युद्ध कर लिए थे उनके ही द्वारा लाभ अर्जित किया। अब क्या होता है आगे, देखिए राजनीतिक नीति हमारी समाप्त होती है वाणिज्यिक चरण की। अब उसके बाद आती है प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति में हम देखते हैं क्या, 3 चरण, 2 चरण है। जैसे कि प्रशासनिक नीति, पहले स्तर पर वारेन हेस्टिंग के सुधार होते हैं। वारेन हेस्टिंग 2 प्रकार के सुधार करते हैं वाणिज्यिक चरण में। एक तो राजस्व का सुधार करते हैं, कि न्याय व्यवस्था में सुधार करते हैं। भू राजस्व में वो फार्मिंग पद्धति को लाते हैं। फार्मिंग पद्धति क्या है, या तो ये अलग वीडियो में बताया जाएगा पारिभाषिक रूप से, या आपको पता होगा। हमें बस याद करना है कि वारेन हेस्टिंग ने क्या सुधार किए थे। भू राजस्व सुधार किया था। भू राजस्व सुधार में फार्मिंग पद्धति और चुंगी एवं शुल्क। न्यायिक सुधार में क्या किया था, न्याय व्यवस्था में दीवानी न्याय, गांव का मुखिया और कलेक्टर। फौजदारी न्याय व्यवस्था में जिला अदालत 2 भागों में विभाजित थी, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। उसके बाद आते हैं प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति। अब हम राजनीतिक नीति पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति में 2 प्रकार से सुधार किए गए। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग के सुधार हुए कुछ, और कुछ हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार। वारेन हेस्टिंग ने राजस्व सुधार में भू राजस्व के अंतर्गत फार्मिंग पद्धति की स्थापना की और चुंगी एवं शुल्क की भी व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी न्याय गांव के मुखिया और कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। फौजदारी न्याय जिला अदालत 2 प्रकार की होती थी, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ठीक है कि जिला अदालत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन सा नहीं था, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, तो दोनों ही थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की स्थापना 1793 में की जाती है। स्थायी बंदोबस्त से देखो, कंपनी को स्थायी बंदोबस्त से क्या लाभ था। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को एक निश्चित धनराशि मिलने लगी। निश्चित धनराशि से कंपनी की योजनाएं निश्चित हो गई कि हाँ अब हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक हानि भी हुई कंपनी को, कि कंपनी के पास एक सीमित मात्रा में ही धन आता था। जब सीमित मात्रा में धन आता था तो कंपनी बंध गई कि इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों और कंपनी को प्रशासनिक सुविधाएं मिलने लगी, लेकिन जमींदारों का शोषण बढ़ गया। जमींदारों का शोषण कैसे बढ़ गया, जमींदारों का शोषण ऐसे बढ़ गया कि भाई जब जो है जमींदार बीच में आ गए। अब कंपनी ने एक धनराशि निश्चित कर दी कि किसान 100 रुपये देंगे, लेकिन जमींदार किसानों से 120 रुपये ले रहे हैं या 150 रुपये ले रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं रखी जाती थी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। तो जमींदार शोषण करने लगे और उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन कृषि को प्रोत्साहन भी मिला स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। प्रोत्साहन कैसे मिला कि भाई जब हमको पता है कि हमको 20 रुपये देने और हम कमा सकते हैं 60 रुपये, तो मेहनत करेंगे ना कि 40 रुपये हमारे पास रहेंगे। पहले क्या होता था, पता ही नहीं है कि सरकार 60 रुपये लेगी, 40 रुपये लेगी, 20 रुपये लेगी, तो किसान हतोत्साहित था। जमींदारों के रूप में एक समर्थक वर्ग स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली के द्वारा। अब आती है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में धन की निकासी का सिद्धांत इसी समय उत्पन्न हुआ। बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन वाणिज्यिक चरण में किया गया, लेकिन सामाजिक नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। सामाजिक नीति जैसे कि तैसे बनी रही। अब सामाजिक नीति के बाद बात आती है सांस्कृतिक नीति। दोस्तों, सांस्कृतिक नीति, सामाजिक नीति ध्यान रखना है। सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति को एक मान लेते हैं। सामाजिक नीति में अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सांस्कृतिक नीति में एक ऐसे वर्ग का जन्म होता है जो था तो विदेशी, लेकिन वो भारतीय भाषा और संस्कृति का समर्थक था। उसे कहा जाता था प्राच्यवाद। प्राच्यवादों का जन्म होता है सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत। सांस्कृतिक नीति में वाणिज्यिक चरण में 1757 से 1813 के अंतर्गत कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है 1781 में। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता मदरसा 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 से 1801 के अंतर्गत। नेक्स्ट नीति आती है संवैधानिक विकास की नीति। संवैधानिक विकास की नीति के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
दोस्तों इसमें बीच में हमें एक सूर्यास्त कानून था जो 1794 में लाया गया, उसको भी ध्यान रखना है। सूर्यास्त कानून का तात्पर्य है कि जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी कि जो कर चुकाना पड़ता था, सूर्यास्त मतलब जो डेट रख गई, डेट रखी जैसे कि 10 तारीख को आपको कर देना है तो 10 तारीख की शाम तक कर देना होगा, 10 तारीख की शाम के सूर्यास्त तक। तो इस संदर्भ में सूर्यास्त कानून को समझ सकते हैं। इसी बीच लोक सेवा और पुलिस की स्थापना की गई। लोक सेवा और पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ा? उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण पढ़ा है। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राजनीतिक नीति के द्वारा, आर्थिक नीति के द्वारा, सामाजिक नीति के द्वारा, सांस्कृतिक नीति के द्वारा, दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, ये डेट्स हैं, इनका कोई वैल्यू यूपीएससी के जगत में खास नहीं होता है, लोग कहते हैं। लेकिन हम अगर इसे केवल डेट्स के रूप में याद रखेंगे तो यूपीएससी में हम इसका कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। हम इतिहास को एक परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास परिवर्तन की समझ को कहा जाता है। ये क्यों हुआ, क्यों इन कॉलेजों की स्थापना की गई, क्यों सांस्कृतिक नीति में परिवर्तन किए गए, क्यों आर्थिक नीति में धन के निकास का सिद्धांत आया, क्यों आर्थिक नीति में बंगाल के उद्योगों का पतन किया गया, क्यों राजनीतिक नीति के अंतर्गत आंग्ल मराठा युद्ध हुए, क्यों राजनीतिक नीति के अंतर्गत आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हुए, क्यों 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, क्यों 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। इन सबको हम अगर क्यों के तहत समझेंगे तो हमें एग्जाम हॉल में याद रहेगा कि कब हुआ, महत्वपूर्ण है, क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, क्यों भारतीय शासक जीत नहीं पाए, क्यों भारतीय समाज में ये परिवर्तन लाए गए, क्यों क्यों क्यों, सब याद रहेगा दोस्तों।